अरे सुनिए, आपको पता चला कि नहीं, मशहूर पत्रकार अजीत अंजुम ने दुकान खोली है। ई वाला मशीन यानी कि ईवीएम, इसे लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर दुनिया के सामने आई है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की सरकार के लिए और भारत की जनता के लिए भी शर्मनाक खबर है। और ईवीएम पर इस खबर को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि गुरु गुड़े रह गया, चिलवा चीनी हो गया। इन दोनों ही मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, बस आप लोग दिल और दिमाग एकत्रित करके सुनते जाइए। हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में यदि आप हमारा साथ देना चाहें तो इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहायता भेजने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात ईवीएम की कर लेते हैं, क्योंकि अब भारत का हाल ऐसा हो गया है कि जब भी चुनाव का नाम लिया जाता है तो लोग कहते हैं कि चुनाव तो भाजपा ही जीतेगी, कहे कि उसके पास ईवीएम है। यानी कि एक बड़ी आबादी के मन में यह सवाल भीतर तक बैठ गया है कि ईवीएम में बीजेपी जबरदस्त तरीके से धांधली करती है और सारे चुनाव जीत जाती है। वहीं बीजेपी के लोग कहते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव हार गए उसकी बात क्यों नहीं करते। तो विरोधी लोग कहते हैं कि बड़ा बड़ा चुनाव जीतने के लिए छोटा छोटा चुनाव हार जाया जाता है। इस तरह की तमाम बातें अब भारत में आम हो गई है। यहां तक कि बहुत सारे लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि जब तक ईवीएम है कोई और पार्टी सरकार बना भी सकती है। वहीं एक बात और समझने वाली है कि एक वक्त ऐसा भी था जब बीजेपी के ही बड़े बड़े नेता ईवीएम को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े किया करते थे, और अब वही सारे सवाल तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता कर रहे हैं। और जब विपक्ष के नेता ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो चुनाव आयोग कहता है कि दम है तो आओ हैक करके दिखाओ। चुनाव आयोग यह भी दावा करता है कि ईवीएम किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हैक नहीं हो सकता। जबकि विदेशों से ऐसी भी खबरें आई कि ईवीएम की स्क्रीन को रिमोट सिस्टम से कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि जब वोटों की गिनती होती है उस वक्त दूर बैठा कोई व्यक्ति स्क्रीन पर लिखे गए वोटों की संख्या को बदल सकता है, हेराफेरी कर सकता है। इस तरह से बहुत जगहों पर ऐसी भी शिकायतें मिली कि बटनिया कोनो दबाइए वोटवा बीजेपी को चला जाता है। हाल ही में गुजरात चुनाव में पता चला कि शायद 1 मिनट में 57 वोट बढ़ गया। अब किस रफ्तार से लोग पोलिंग बूथ के भीतर घुसे, कैसे बटन दबाया और कैसे बाहर निकल गए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यानी कि ईवीएम को लेकर तरह तरह के आरोप आए दिन सामने आते रहते हैं और ईवीएम हमेशा सवालों के घेरे में बनी रहती है। वहीं चर्चा इस बात की भी होती है कि ईवीएम की खोज जिस देश में हुई उसने भी बैन कर दिया। उस देश में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। हमारा इसमें कोई रिसर्च नहीं है और भी बहुत सारे देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होते, ये सच है। भारत में लगातार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग हो रही है, लेकिन अभी जो खबर आई है मुझे लगता है कि भारत की सरकार, भारत के चुनाव आयोग और भारतीय लोकतंत्र, इन तीनों के लिए इस खबर से सबक लेने की आवश्यकता है। खबर है बांग्लादेश से, वही बांग्लादेश जिसे कभी भारत ने आजाद कराया था, यानी कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़कर बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। वो बांग्लादेश आज कई मायनों में भारत से बेहतर करने लगा है। जी हां, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक तरफ जहां दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र का संकट दिखाई दे रहा है, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग आंकड़ों से आए दिन यह खबर आती है कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है, सवाल पूछने वालों को परेशान किया जा रहा है, खासकर चुनाव को लेकर। ऐसे में बांग्लादेश ने अपने यहां के विपक्ष की आपत्ति पर ईवीएम की मशीनों को हटा दिया है, यानी कि ईवीएम पर बैन कर दिया है। अब बांग्लादेश में ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। सोचकर देखिए, एक बांग्लादेश है जो अपने यहां की विपक्षी पार्टियों की डिमांड पर ईवीएम हटा देता है, और एक हमारा देश है जहां पर ईवीएम की शिकायत करने पर कहा जाता है कि हैक करके दिखाओ। जबकि सवाल यह है ही नहीं कि ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं, ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है कि नहीं। सवाल है भरोसे का, सवाल है विश्वास का, सवाल है लोकतंत्र के तरीकों का। और वो तरीका है कि लोकतंत्र में सभी की बात सुनी जानी चाहिए, मनमानी नहीं थोपी जानी चाहिए। ईवीएम मशीन में धांधली हो चाहे ना हो, लेकिन यदि समूचा विपक्ष और भारत की जनता ईवीएम के खिलाफ है, उसे ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है, तो क्या भारत के चुनाव आयोग और भारत की सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या भारत का चुनाव आयोग भारत की जनता और भारत के लोकतंत्र से ज्यादा बड़ी संस्था है? पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि बांग्लादेश में विपक्ष की आपत्ति पर ईवीएम हटा दी गई, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। विश्व के अधिकांश लोकतंत्रों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। बांग्लादेश भारत को न केवल आर्थिक फ्रंट पर चुनौती दे रहा है, बल्कि चुनाव सुधार में भी छलांग लगाई है। भारत में ईवीएम क्यों? आप में से बहुत सारे दर्शक लगातार ये सवाल करते हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाइए, ईवीएम बैन होना चाहिए। जबकि मैंने पहले भी कहा था कि तमाम विपक्षी दलों को यदि ईवीएम पर संदेह है तो उन्हें ईवीएम के भरोसे चुनाव लड़ने जाना ही नहीं चाहिए, चुनाव में उतरना ही नहीं चाहिए। क्या ऐसे में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल नहीं। वैसे प्रथम जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है कि विपक्षी दलों की बातों को सुने, खासकर भारत की जनता की आवाज को सुने, क्योंकि विपक्षी दलों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस देश की जनता। यदि जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो फिर सरकार और चुनाव आयोग की जिद कहां तक ठीक है? वैसे एक सवाल और है, ढूंढ मारिए पूरा का पूरा गोदी मीडिया, चाहे छलनी कर दीजिए सारे लपड़ झंडिसों को, देखिए क्या कहीं इस खबर की कोई चर्चा हो रही है? क्या किसी
लपड़झंडिस ने, क्या पूरे के पूरे गोदी मीडिया ने इतनी बड़ी खबर पर कोई चर्चा की? यह खबर कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी है, खासकर तब जब भारत की बड़ी आबादी ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रही है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। एक बार फिर से कहता हूं कि ईवीएम से चोरी होती है या नहीं, यह सवाल नहीं है। सवाल है कि भारत की जनता और विपक्षी पार्टियों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है और एक लोकतंत्र में यह पर्याप्त कारण है कि ईवीएम पर चुनाव आयोग विचार करे और अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह बैलेट पेपर की तरफ लौटने का प्रयास करे। आइए अब आपको थोड़ा पकौड़ा खिला देते हैं। 2-4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को तबीयत से लताड़ते हुए कहा था कि सत्ता से सवाल करना, सत्ता की आलोचना करना सत्ता के खिलाफ होना नहीं होता है, बल्कि यह मीडिया और पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो कठिन से कठिन सवाल सत्ता से पूछें, सरकार की आलोचना करें। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक ये सब कट्टर हैं और कट्टरता किसी भी मामले में कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, ये लिख के रख लीजिए। कम से कम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कट्टरता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप कट्टर शब्द को समझ लीजिए, इसके बाद आप खुद ही कभी भी किसी भी मामले में कट्टर शब्द लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे। कट्टर का मतलब होता है कि आपकी जो विचारधारा है या फिर आपने जो बात कह दी, आपने जो व्यूज रख दिए, उससे अलग, उससे इतर कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी कि यदि कोई धर्म के प्रति कट्टर है तो फिर वो बाकी धर्मों को हीन भावना से देखेगा, उनकी बुराई करेगा, उन्हें गालियां देगा, उन्हें समाप्त करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही यदि कोई कट्टर जातिवादी है तो वह भी बाकी जातियों के साथ वही काम करेगा, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसे ही होता है कट्टर समर्थक, जिसे आम भाषा में अंधभक्त भी कहा जाता है। ये वो जमात है जो अपने आगे किसी को स्थान देना नहीं चाहती, दे भी नहीं सकती। इनका वही हिसाब है कि खाता न बही जो फलाने कहे हुए सही। आप इन्हें लाख बताने का प्रयास करें कि बेटा नाले में पाइप डालने से गैस नहीं निकलती और उस गैस से चाय नहीं बनती, यकीन मानिए इन्हें भरोसा नहीं होगा। गैस नहीं जलेगी तो ये खुद को जला लेंगे, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि नहीं, यदि उन्होंने कहा है तो गैस निकलती है और चाय बनती है। तुमको चाय नहीं पीनी है तो पाकिस्तान चले जाओ, देशद्रोही कहीं के। पिछले 8-9 सालों में जब से केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तब से एक तरफ तो ज्यादातर मीडिया गोदी मीडिया का हिस्सा बन चुका है और उनमें सैकड़ों लपड़झंडिस हैं, और दूसरी तरफ वो पत्रकार हैं जिन्हें टीवी से निकाल दिया गया या फिर उन्होंने दबाव में काम करना पसंद नहीं किया और खुद छोड़कर सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करनी शुरू कर दी। लेकिन सत्ता और उसके अंधभक्तों को यह बात कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती कि उनसे अलग विचारधारा रखने वाला या फिर सवाल करने वाला कोई व्यक्ति उनके सामने खड़ा कैसे हो सकता है। सोशल मीडिया पर जितने भी पत्रकार काम कर रहे हैं, जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सत्ता की हकीकत जनता के सामने लाते हैं, उन सभी को साजिश के तहत भयंकर तरीके से ट्रोल किया जाता है। उनके बारे में झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, कभी उनके चरित्र हनन का प्रयास किया जाता है, कभी उनके परिवार पर हमला किया जाता है। और सिर्फ पत्रकारों को ही नहीं, आप कुछ भी हो, आप कोई भी हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की विचारधारा मुसलमानों और दलितों के खिलाफ है, उनको बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि बीजेपी की विचारधारा सभी को बर्दाश्त करती है, बस उनको छोड़कर जो सवाल करते हैं, जो आलोचना करते हैं। यानी कि आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, आप अमीर हों, गरीब हों, कुछ भी हों, लेकिन यदि आप भाजपा से, उनके नेताओं से, उनकी सरकार से सवाल नहीं पूछते तो आप एकदम बढ़िया हैं, एक नंबर। और यदि आप सवाल पूछते हैं तो फिर आप किसी भी जाति धर्म के हों, आपको टारगेट किया जाएगा, आपको देशद्रोही बताया जाएगा, आपको देश विरोधी भी बताया जाएगा, पाकिस्तान का टिकट भी करवाया जाएगा, आपके ऊपर छापे पड़ेंगे, आपको जेल भेजा जाएगा, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ ही इज देयर। इसी कड़ी में अजीत अंजुम को ट्रोल करते हुए बीजेपी के कट्टर भक्तों ने या फिर उनके कार्यकर्ताओं ने फर्जी ट्वीट डिजाइन करके बदनाम करने की कोशिश की है। इसके बारे में खुद अजीत अंजुम ने बाकायदा वीडियो बनाकर अपने दर्शकों को बताया है। आपके स्क्रीन पर ये जो ट्वीट है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी फिर से जीत गए तो मैं पत्रकारिता छोड़कर दिल्ली की बिल्ली मैदान में चिकन पकौड़े की दुकान खोल लूंगा। अजीत अंजुम ने बताया कि किस तरह से पिछले कई महीनों से लगातार उन्हें इस तरह के फर्जी ट्वीट बनाकर और बार बार अलग अलग माध्यमों से इसे शेयर करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। और सोचने वाली बात है कि कोई भी पत्रकार इस तरह का दावा कैसे कर सकता है। मैं गोदी मीडिया के लपड़झंडिसों की बात नहीं कर रहा हूं, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान गणेश का पता ढूंढ लिया है, उनके पास 2000 के नोट में चिप है, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। अपने वीडियोज में अजीत अंजुम ने दिखाया है कि जो लोग भी इस तरह के ट्वीट के सहारे उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्थानों से एक ही काम कर रहे हैं, झूठ फैलाने का। वैसे हमारे गांव में कहा जाता है कि जैसन गुरु वैसन चेला। जब गुरु ही मुंह खोलने के साथ ही झूठ उगलता हो तो चेले से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इस वीडियो में अजीत अंजुम ने पीएम मोदी का यह वीडियो भी दिखाया है कि किस तरह से पीएम मोदी विपक्षियों को टारगेट करते हुए बोल रहे थे कि झूठ बोलो, जो भी बोलना है झूठ बोलो, सुबह में झूठ बोलो, शाम को झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। शायद आपको याद हो, मैंने पिछली किसी वीडियो में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दलों पर जो भी आरोप लगा रहे हों तो समझ लीजिए
कि या तो उन्होंने वो काम कर लिया है या फिर आने वाले वक्त में करने वाले हैं। अब इस मंत्र को खूंटे गठिया लीजिए, जब भी अप्लाई करेंगे एकदम साफ साफ दिखाई देगा कि मैंने जो कहा था वो परम सत्य है। इस मामले में हाल ही में आपने देखा कि अदानी मामले को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगा। पूरा का पूरा विपक्ष लगातार जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है और इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्ताधारी दल ही संसद को चलने नहीं दे रहा है। उधर गोदी मीडिया वाले सदन के चलने में रोज कितना खर्च होता है उसका कैलकुलेशन भूल गए हैं। अब कोनो नहीं बता रहे हैं कि रोज कितना पैसा बर्बाद हो रहा है जनता का। तो आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही अदानी पर कथित दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड का आरोप लगा, उसके कुछ दिन बाद ही जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया, हालांकि तुरंत तो बोलते नहीं है, काफी दिनों तक इंतजार करते हैं, जब भी कोई आरोप लगता है तब। यानी कि पीएम मोदी ने सीबीआई के एक कार्यक्रम में कहा कि भ्रष्टाचारियों पर जांच रुकनी नहीं चाहिए। अब सोच लीजिए आरोप कहां लग रहा है और जांच कहां होने की बात हो रही है। जिस अदानी पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का, उनके घर का पता किसी जांच एजेंसी के पास नहीं है। बहरहाल आप सब जानते ही हैं कि आज के वक्त में सवाल पूछना कितना मुश्किल हो गया है। हालांकि ये सब जानते हैं कि सवाल चाहे जितना पूछ लीजिए जवाब तो कुछ मिलना नहीं है, लेकिन जनता को पता तो चलता है कि सवाल यह है और जवाब नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।